जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने जनरल साइंस फोर्थ से शुरू करना है। पहला लेक्चर है, सही है। और मैंने आपको बताया था हम सबसे पहले साइंस करेंगे क्योंकि साइंस का कोर्स थोड़ा लेंथी है, सही है। और 8 या 10 लेक्चर्स में हमारी साइंस मुकम्मल हो जाएगी, सही है। 5 किताबें फोर्थ से लेके 8 तक हमने करनी है, सही है। और चौथी क्लास जो है उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, सही है। चौथी क्लास से वैसे 1 या 2 MCQs लाते हैं बीटा वाले, लेकिन चौथी क्लास में क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, यही चीज़ें आपको फिफ्थ में, सिक्स में, सेवन्थ में, आगे 8, 9, 10 तक काम आएंगी, तो इसलिए फोर्थ क्लास हमने लाजमी करनी है, सही है। आज हम फोर्थ का जो है वो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, सही है। यानी कि ऑर्गेनिजम्स के करेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात और लाइफ प्रोसेस। आप इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा जो है वो उससे आउट अखज करेंगे और क्या चीज़ें आपको यानी कि सीखने को मिलेंगी, सही है। अच्छा, सबसे पहले उसने इस चैप्टर में क्या किया है, जैसे कि चैप्टर का नाम है करेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सही है। अब उसने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स भी बताई हैं और नॉन लिविंग भी, सही है। ऑर्गेनिजम्स को हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब देखें, बहुत आसान है, लिविंग और नॉन लिविंग का फर्क आप कैसे कर सकते हैं। लिविंग जानदार और नॉन लिविंग जो बेजान है, सही है। लिविंग थिंग्स में वो कह रहे हैं कि लिविंग थिंग्स जो है वो खुराक का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बेजान चीज पत्थर है उसको खुराक की जरूरत नहीं है। लिविंग थिंग्स जो है वो ब्रीथ, सांस लेने का रिस्पायरेशन का अमल होता है उनमें, सही है। लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। लिविंग थिंग्स जो है ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे वो इंसान है, वो बढ़ते हैं। और लिविंग थिंग्स में सेंस होता है, सही है, वो महसूस करते हैं, जबकि नॉन लिविंग में ये सारी चीज़ें नहीं होती, सही है। तो ये बड़ा बहुत आसान है, आपने ये चीज़ें याद रखनी है, लिविंग का और नॉन लिविंग का फर्क क्या है। अब उसने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स बताए हैं और उसको डिवाइड किया उसने प्लांट्स और एनिमल्स में। लिविंग थिंग्स को आप प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे इंसान ह्यूमंस का जिक्र क्यों नहीं है, ह्यूमंस जो है वो एनिमल्स के अंदर आ जाते हैं। साइंस में ह्यूमंस को सोशल एनिमल भी कहते हैं, सही है। तो जहाँ पे एनिमल्स की खसूसियात होंगी तो वही मिलती जुलती इंसानों की भी खसूसियात है, सही है। अब प्लांट्स और एनिमल्स के हवाले से हम पढ़ेंगे, सही है, इंपॉर्टेंट। अब प्लांट्स और एनिमल्स में सबसे पहले उसने देखें प्लांट्स और एनिमल्स का फर्क बताया आपको। प्लांट्स और एनिमल्स के ज़्यादातर चीज़ें कॉमन हैं, दोनों लिविंग हैं, दोनों जो हैं वो ग्रो करते हैं। देखें, ये वेन डायग्राम होती है, आप मैथ में भी करेंगे। सिमिलरिटीज को बताने के लिए दरमियान का पोर्शन ग्रो करते हैं, रिस्पायर करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ऊपर भी मैंने बताया है। जबकि इनमें फ़र्क क्या है, इनमें फ़र्क ये है कि प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर में होते हैं, जबकि एनिमल्स मुख्तलिफ कलर में होते हैं। एक ये फ़र्क है इनका। प्लांट्स जो है अपनी खुराक खुद बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ये आगे आप डिटेल में भी पढ़ेंगे। जबकि एनिमल्स अपनी खुराक नहीं बना सकते, वो डिपेंड करते हैं, या वो एक क्योंकि उनमें हरकत नहीं है, वो मूव नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला ने उनके अंदर ही खुराक बनाने का सिस्टम रखा है। कैसे है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, आखिरी डिफरेंस जो है, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते और एनिमल्स मूव करते हैं। बहुत आसान उनके फर्क हैं, ये हमने कर लिए। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आगे इंपॉर्टेंट ये है कि उसने प्लांट्स को डिवाइड किया है मुख्तलिफ पार्ट्स में। प्लांट्स के पार्ट और एनिमल्स को उसने डिवाइड किया है, सही है। सबसे पहले हम जो है वो चले जो है वो प्लांट्स का, उसके बाद प्लांट्स की डिवीजन उसने की है फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग में, हम वो समझेंगे। और फिर उसने एनिमल वर्टिब्रेट्स में फिर हम वो समझेंगे, सही है, या एनिमल्स हैं लिविंग में, सही है। तो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो मैं बुक में भी आपको दिखाता हूँ, और सही है, ये आपने याद रखना से प्लांट पौधा उगता है, सही है। सीड का काम बहुत आसान है, ये आपको याद रखना है कि सीड का काम है जर्मिनेट प्लांट, यानी कि रूट का काम भी बहुत आसान है, आपको पता होगा। रूट का जो काम है बेसिकली वो है अब्जॉर्ब वाटर एंड दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जमीन के अंदर। रूट जमीन, उसका काम जमीन के अंदर से पानी और बाकी जो काम के न्यूट्रिएंट्स यूज बुला सकते करना होता है और ऊपर तक जा रहा होता है, सही है, उसका काम होता है ट्रांसफर। अब ये जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स रूट ने अब्जॉर्ब कर लिए, सही है। अब रूट जमीन के अंदर होता है, ऊपर नहीं होता, तो अब जाहिर बात है ये ऊपर ट्रांसफर भी होने हैं, तो ये काम किसका है, ये काम स्टेम का है, सही है। स्टेम जो है वो ट्रांसफर करेगा, प्लांट्स के बाकी पार्ट्स को करेगा, जो उसने लाया हुआ था। लीव जो है ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, सही है, पत्ता, और उसका काम है टू मेक फूड, खुराक बनाना, सही है। जिस तरह हमने अल्लाह ताला ने उसके अंदर निज़ाम रखा है, वो अपनी खुराक खुद बनाता है। अब ये जब लीव जॉब करता है, स्टेम पे ही कहता है, इंपॉर्टेंट है लीव
फिर फ्लावर का क्या काम है? ये फ्लावरिंग प्लांट जो है वो उसका पांचवा ऐसा फ्लावर है, फूल है, सही है। वो मेक फ्रूट, वो फल, फ्रूट के बाद फल आता है, आपने देखा होगा, सही है। तो मेक फ्रूट, और दूसरा काम जो उसका इम्पोर्टेंट है, सीड्स, यानी कि फ्लावर से मिलता है, सही। दोबारा आप, सही है ये, और ये आपने आपने ये याद रखना है, पार्ट्स है बहरहाल। अब आगे हम जाएंगे, जिस तरह हमने प्लांट्स के जो है वो पार्ट्स पढ़ लिए। अब प्लांट्स जो है उसकी क्लासिफिकेशन हम कर है वो, उसको हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? फ्लावरिंग प्लांट एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ये ऊपर आप देख के आए हैं इसमें। फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं? नाम से जाहिर है फ्लावरिंग प्लांट वो होते हैं जिसके ऊपर फूल आता है, सही है। ये देखें फ्लावरिंग प्लांट ये हैं, इसके ऊपर फूल आता है, नाम से जाहिर है बहुत आसान है। आप देखें मस्टर्ड प्लांट, सरसों का आपने पौधा देखा होगा, इसके ऊपर पीले रंग का जो है वो फूल होता है, इसलिए ये फ्लावरिंग प्लांट है। रोज आपने देखा होगा, फूल, सही है, इस ये भी फ्लावरिंग प्लांट में है। सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल है, इसके ऊपर भी पीले रंग का फूल होता है। सेब है, एप्पल, इस देखें जब भी सेब लगता है, आपने देखा होगा, जो खासतौर पे गांव के लोग हैं, उसके ऊपर जब सेब लगने से पहले फूल आता है, सही है, और उसके बाद उसके ऊपर फल लगता है। लेमन है, गावा है, ये आपने याद रखना है, ये सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं, बहुत आसान है। ज्यादातर फ्रूट्स हैं, आप देखें इसमें ज्यादातर या फ्रूट्स हैं या फिर ये फूल है, और ये मस्टर्ड ऑयल, इससे तेल भी बनता है, और जिसको हम सरसों का तेल कहते हैं, सही है। फ्रूट्स हैं या फ्लावर हैं, ये दोनों फ्लावर हैं, तो ये सारे किस में आते हैं? फ्लावरिंग प्लांट में आते हैं। अब नॉन फ्लावरिंग क्या है? वो आप, फ्लावरिंग तो आसान है, नॉन फ्लावरिंग से MCQ आपका ला सकता है। नॉन फ्लावरिंग क्या है, सही है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उसकी आप डायग्राम देखें। डिफिनेशन सिंपल है, मैंने आपको बता दिया, जिसके ऊपर फूल नहीं आता। ये सारे बड़े बड़े पौधे हैं, सही है, आपने इनमें से शायद कुछ देखे होंगे। पाइन है, फर्न है, मॉस है, जूनिपर है, ये थूजा और सोगो पाम, सही है। चीड़ का दरख्त हो गया, इस तरह के बड़े बड़े दरख्त हैं, कुछ आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, ये सारे दरख्त नॉन फ्लावरिंग में। आपको एमसीक्यूज अगर वो ले आते हैं यहाँ से, पाइन से ले आता है, तो आपने उसको नॉन फ्लावरिंग करना है। देखें, एक तो उनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, जबकि फ्लावरिंग में आपने देखा होगा कि वो ज्यादातर छोटे पौधे होते हैं, फ्रूट्स या इस तरह के होते हैं, सही है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में इंपॉर्टेंट चीज ये देखें, ये इसमें लिखा हुआ है कोनीफर्स। कोनीफर्स का कह रहे हैं कि ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट को कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोनीफर्स आपसे पूछ ले तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, ये नॉर्दर्न एरियाज में पाए जाते हैं, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, मरी, स्वात, कगान, चिलास, सही है। और ये इंपॉर्टेंट कहाँ पे है? इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, सही है। अल्लाह ताला ने हर चीज में फायदा रखा है, ये ठीक है, आपको फ्रूट नहीं देते, इस पे फूल भी नहीं आता, लेकिन ये इकोनॉमी, मईशत के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी जो वुड है, लकड़ी है, वो इस्तेमाल होती है फर्नीचर में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, और ऑर्नामेंटल थिंग्स में, सही है, पेपर बनता है इससे। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग प्लांट हो गया। उसके बाद उसने इस चैप्टर में क्या किया है? एनिमल्स, और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की है, सही है। प्लांट्स की क्लासिफिकेशन आपने पढ़ ली। अब एनिमल की क्लासिफिकेशन उसने वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में की है। आपको सबको पता होगा, वर्टिब्रेट वो होते हैं जिसकी बैकबोन होती है, इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिसकी बैकबोन नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती। एक चीज आपने इसमें याद रखनी है कि जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी, उसको वर्टेब्रल कॉलम भी कहते हैं। ये लिखा हुआ है वर्टेब्रल कॉलम, इससे MCQ आ सकता है। अब वर्टिब्रेट्स कौन से हैं, इनवर्टिब्रेट्स कौन से हैं, ये आपने समझने हैं। ये देखें, ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं ऊपर वाले। फिश, फिश देखें तैरती है, सही है। अगर इसमें रीढ़ की हड्डी ना होती तो शायद ये रेंगती, सही है। तो ये तैरती है, पानी में उछलती है, कूदती है, तो वर्टी अपने रीढ़ की हड्डी की वजह से। फ्रॉग देखें, फ्रॉग भी अपने पाँव पे खड़ा होता है, चलते हैं, इसमें भी रीढ़ की हड्डी होती है। अच्छा, कैट है, या जो है फाख्ता है, कबूतर है, इस तरह की जितनी चीजें भी हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन इनकी शक्ल से जाहिर है ये अपने पाँव पे भी खड़े होते हैं। आप लेजर्ड में कंफ्यूज हो सकते हैं, चिपकली में ये रेंगती है, लेकिन इसमें रीढ़ की हड्डी होती है। यहाँ से वो MCQ ला सकते हैं, आप अपने पास नोट कर लें। लेजर्ड में रीढ़ की हड्डी होती है, ये वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट नहीं है। आगे फिफ्थ क्लास में आप मजीद डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत से रेंगने वाले जो जानवर होते हैं वो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स देखें आप, शक्ल से जाहिर है कीड़े मकोड़े। अब कॉकरोच है, हनी बी है, ये कीड़े मकोड़े हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ये ज्यादातर रेंग रहे होते हैं, या ये बहुत स्लो स्लो चल रहे होते हैं, इस तरह के। देखें बटरफ्लाई, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तितली में, शहद की मक्खी में नहीं होती। यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, स्टार फिश। स्टार फिश जो है वो इनवर्टिब्रेट है, देखें इसकी कोई शक्ल भी नहीं है, और ये तैरने वाली है, इस तरह की मछली नहीं होती, सही है।
आपने ये याद रखना है कि फिश, जो नॉर्मल फिश है उसमें रीढ़ की हड्डी होती है, स्टार फिश में नहीं होती। ये एमसीक्यूज ला सकते हैं। इसके अलावा स्नेल है, देखें राउंड, इसकी राउंड बॉडी है और इसमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। सही है, ये बहुत स्लो स्लो ये भी चलती है। ये आपने इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक एमसीक्यूज बुला सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी वाले कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते। सही है। अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग और नॉन लिविंग में, फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की, फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग, फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल भी कर ली। सही है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में। आगे जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज है वो टीट्स की टाइप्स हैं इसमें। सही है, टीट्स जो है उसकी 4 टाइप्स हैं दांतों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक एमसीक्यूज ने पहले भी लाया हुआ था। टीट्स की 4 टाइप्स हैं, पहले आप शक्ल देख लें पिक्चर से। आखिरी 2 टाइप्स पहले आ जाते हैं, मोलर और प्री मोलर। ये देखें, ये जो टीथ है ये इस एक में से 3 भी निकले हुए हैं, इसको हम अपनी जुबान में हार्ड कहते हैं, हार्ड। सही है, इस दांत को। इन दोनों के काम एक ही है, नाम से भी जाहिर है, देखें नाम भी मिलते जुलते हैं, काम भी एक है। चीविंग, चुबाना चीज को, और ग्राइंडिंग, उसको छोटा छोटा करना। सही है, ग्राइंड जिस तरह की चीज को करते हैं, दोनों के एक ही काम है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंसाइजर्स है और केनाइंस है। इंसाइजर जो है वो, उसका काम होता है, इस दांत का काम होता है बाइट करना, चीज को काटना और कट करना। सही है, बाइट और कट करना चीज को। और केनाइन का काम है टीयर, चीज को चीरना, फाड़ना, तोड़ना और पियर्सिंग। सही है, एक ही मकसद है इसका। अब देखें, इसमें से ये एमसीक्यूज भी ला सकते हैं कि इंसाइजर का क्या काम है, ये आपने याद रखना है कि नाइन का क्या काम है, और आखिरी दोनों का एक ही काम है। या वो ये एमसीक्यूज लाएगा, या फिर वो आपसे ये पूछ सकता है कि ये देखें, टाइगर जो शेर होता है या चीता होता है उसके कैनाइंस लार्ज होते हैं, क्योंकि चीते का काम है खुराक को चीरना, फाड़ना, तोड़ना। सही है, अल्लाह ताला ने उसके दांत इसलिए कैनाइंस बड़े रखे हैं कि उसका काम है टीयरिंग करना। और ये जो काटना है, बाइट करना, ये कट, ये किसका काम है? ये चूहे का काम है। सही है, चूहा चीज को कट करता है, आपने देखा होगा, बाइट करता है। तो इस अल्लाह ताला ने जो है वो टाइगर को कैनाइंस बड़े दिए हैं और चूहे को जो है वो इंसाइजर बड़े दिए हैं। ये देखें, ये बता रहे हैं कि रेट जो है इसमें इंसाइजर बड़े होते हैं और टाइगर जो होते हैं उसमें कैनाइन बड़े होते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इसमें से एक लाजमी ला सकते हैं, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद देखें ये बोन्स। अब हमने प्लांट्स भी काफी हद तक पढ़ लिया है इस चैप्टर में, जितना था एनिमल्स के वाले से भी पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हम ह्यूमंस के वाले से पढ़ेंगे और बोन्स और मसल्स के वाले से पढ़ेंगे। देखें, इसमें उसने हार्ट का फंक्शन भी बताया है, दिल का क्या काम है, लंग्स का क्या काम है, सही है, स्टमक का क्या काम है। ये बहुत आसान चीजें हैं, यहाँ से वो एमसीक्यूज लाने भी नहीं लगा। हार्ट का काम खून सप्लाई करना है, लंग्स का काम जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम में सांस का अमल दखल होता है। सही है, और इसी तरह स्टमक का काम खुराक को हजम करना होता है। सही है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो कह रहे हैं कि जो बोन्स होती हैं, सही है, ये आप अपने पास नोट कर लें। जो हड्डियां होती हैं वो कहाँ पे मदद देती हैं आपको? हड्डियां सपोर्ट करती हैं। सही है, ये आप अपने पास नोट कर लें, इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोन्स जो है, ढांचा होता है हड्डियों का, वो जिसम बॉडी को सपोर्ट करता है। बोन्स हेल्प इन सपोर्टिंग ऑफ बॉडी। सही है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने पास नोट कर लें। और मसल्स का क्या काम है? मसल्स का काम है आपके मूवमेंट, बॉडी की जो मूवमेंट है उसमें हेल्प करते हैं। सही है, ये आप मसल पे आगे आते हैं। फिलहाल आप ये याद रखें, बोन्स सपोर्ट करती है बॉडी को और मसल्स मूवमेंट करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट और क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट इसमें है जी, उसने, अब लंग्स का क्या काम है ये आपको पता है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। लंग्स जो है वो सांस लेने में जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन लंग्स से आपको जो एमसीक्यूज ला सकते हैं वो ये ला सकते हैं कि मिसाल तौर पे आप देखें, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, लंग्स आर सराउंडेड बाय रिब्स। लंग्स जो होते हैं वो रिब्स, रिब्स जो होते हैं उसमें घेरा होता है उसको। पीछे आपने, पीछे हम देख के आए हैं, ये देखें, ये रिब्स हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो है वो, और राइट साइड पे ये रिब्स हैं। इसके नीचे ही हार्ट भी होता है, इसके नीचे ही लंग्स भी होता है। सही है, तो इसने उसको, आप कह लें कि सराउंड किया होता है या प्रोटेक्ट किया होता है। सही है, उसको प्रोटेक्शन दी होती है, क्योंकि ये बहुत नाजुक जो है वो ऑर्गन्स हैं, लंग्स के लें या हार्ट के लें। आप ये नोट कर लें कि लंग्स हो गए या हार्ट हो गए, इन दोनों को रिब्स ने सराउंड किया होता है। ये देखें, हार्ट इज सराउंडेड बाय रिब्स। ये एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज और क्या है इस चैप्टर में, स्टमक पे आ जाते हैं। स्टमक का काम क्या है? खुराक हजम करना है। ये तो बहुत आसान है, आपसे ये नहीं पूछेगा, लेकिन वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि स्टमक की शक्ल क्या होती है। देखें, स्टमक इज सेक लाइक ऑर्गन। सेक, ये देखें बना हुआ है थैली नुमा, सेक कहते हैं थैली नुमा। ये एक एमसीक्यूज को पिछली बार लाया है। सही है,
इस बार भी ला सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, सही है। मसल का क्या काम है मैंने आपको बता दिया है। मसल का काम मूवमेंट में हेल्प करना है, ये देखें, इंसान भागता है चलता है मसल्स के जरिए चलता है, सही है, पट्ठों के जरिए। अब और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, और ये इंपॉर्टेंट है कि मसल्स की तादाद 600 होती है, सही है। ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, मसल हड्डियों से भी ज्यादा होते हैं, हड्डियां हमारे जिस्म में 206 होती हैं, नोट कर लें। मसल 600 होते हैं। ये ये एमसीक्यूज ला सकते हैं, ये नोट कर लें। और जब हम वो कहते हैं कि जब हम मुस्कुराते हैं तो 14 मसल्स हमें जरूरत होते हैं। छोटे छोटे मसल्स होते हैं, बहुत ज्यादा है बॉडी में। आप शायद जिम में जो लोग जाते हैं वो सिर्फ दो तीन मसल्स उनको पता होंगे, शोल्डर मसल है या दो तीन मसल्स वो लगाते हैं, सही है, एक्सरसाइज। लेकिन हमारे जिस्म में 600 मसल्स अल्लाह ताला ने रखे हैं, उनके बहुत से काम हैं, सही है। अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो इस चैप्टर में और है वो ये है कि ब्रेन, जिस तरह हम पीछे पढ़ के आ गए हैं कि हार्ट को और लंग्स को सराउंड किया होता है रिब्स ने, प्रोटेक्शन दी होती है। ब्रेन को किसने सराउंड किया होता है? स्कल ने, खोपड़ी जिसको कहते हैं, सही है। खोपड़ी के अंदर ब्रेन होता है। ये आसान एमसीक्यूज है लेकिन चलें, ये भी आप नोट कर लें। बाकी ये जो ये सबसे पहले हमने किया था, ये देखें, ये सबसे पहले हम करके आ गए हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज थी इसलिए सबसे पहले हमने की है। रूट, स्टेम, फ्रूट, लीफ, फ्लावर, सीड्स, पांच ऐसे हमने पढ़े हैं। फ्रूट फ्लावर के बाद आते हैं, ये उस पार्ट में हमने उसका ऐसा नहीं है। बाकी पांच, रूट, स्टेम, लीफ, सबके हमने फंक्शन भी पढ़े हैं और नीचे से ऊपर तक कहाँ पे होते हैं, सही है। अच्छा, बाकी जो है आगे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, ये पांच पार्ट्स हैं, ये आपने लाजमी देखने हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर तकरीबन मुकम्मल हो गया है, सही है। इसमें आपने की पॉइंट्स लाजमी देखने हैं। की पॉइंट्स से आपको ये पता लगेगा कि आपने किस हद तक आपने चीज समझ ली है। देखें, उसी चैप्टर के उसने की पॉइंट्स बनाए हैं, 10 की पॉइंट्स होते हैं, ये आपने टाइम निकाल के लाजमी देखने हैं। लेकिन ये नहीं करना कि सिर्फ की पॉइंट्स देखें और चैप्टर पढ़े ना, क्योंकि की पॉइंट से वो लाजम नहीं एमसीक्यूज ले आए, सही है। जिस बंदे के पास बिल्कुल टाइम ना हुआ उसको मैं आखिर में मशवरा दूंगा कि की पॉइंट्स पढ़ ले। लेकिन आपने चीजें समझनी है, ये चीजें आपको आखिर तक 8वीं तक काम आती रहेंगी, सही है। फिर आपने एक्सरसाइज खुद से लाजमी करनी है, ये मैं भी कराऊंगा आखिर में, लेकिन खुद से आपने करनी है। एक्सरसाइज से वो एमसीक्यूज नहीं बनाता, मैंने पास पेपर जितने देखे हैं मुझे एक्सरसाइज से एक आध एमसीक्यूज के अलावा कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन ये आपने करना लाजमी है ताकि आप को आइडिया हो जाए आपने कितना कुछ सीखा है इस चैप्टर से, सही है। तो बहरहाल एक्सरसाइज को हम असाइनमेंट के तौर पे या होमवर्क के तौर पे रखेंगे। अब हम पहला चैप्टर हमने कर लिया है, अब हम दूसरे चैप्टर पे जाते हैं, सही है। दूसरा चैप्टर जो है वो साइंस में, उसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, आसान सी डिफिनेशन है। ये आपने स्टूडेंट आउटकम्स लाजमी पढ़ने हैं, इससे आपको सीखने में मदद मिलेगी, सही है। अब इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम की डिफिनेशन जो है उसने बहुत आसान सी यहाँ पे लिखी हुई है। कहता है कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है। ये लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये इन्वायरमेंट में, अपने माहौल में हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं। लिविंग कौन से हैं, नॉन लिविंग कौन से, हम पीछे पढ़ के आ गए हैं, सही है। इसकी डिफिनेशन इकोसिस्टम की बहुत आसान सी है। लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनी एनवायरनमेंट मेक द इकोसिस्टम। जानदार और जो जानदार नहीं है, बेजान है, वो मिलके हमारा इकोसिस्टम बनाते हैं, सही है। आसान सी डिफिनेशन है, इसको याद रख लें, अगर मुश्किल लग रही है तो नोट भी कर लें। अब हम इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज क्या है उस पे आते हैं, सही है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो इकोसिस्टम की जो दोस्त ने कंपोनेंट्स बताए हैं, सही है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोटेक और एबायोटेक, सही है। ये आपने समझने हैं, बायोटेक कौन से हैं, एबायोटेक कौन से हैं। बायोटेक कंपोनेंट्स वो हैं जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, मिसाल तौर पे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इंसान। नॉन बायोटेक कौन से, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग हम पीछे भी मैंने आपको बताया बेजान चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पे अब हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे एबायोटिक या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन से हैं जो हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं, ह्यूमंस के ऊपर। एक टेम्परेचर है, एयर है, वाटर है, लाइट है, सॉइल है, कुदरती चीजें हैं, अल्लाह ताला ने हमारे माहौल में रखी हैं। हर एक चीज के बहुत से फायदे हैं। अच्छा, मजीद इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, बायोटेक कंपोनेंट्स को उसने तीन मजीद डिवीजन किए हैं, सही है। बायोटेक कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। कौन कौन से, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। अब प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है, डिकम्पोजर क्या है, ये आपने समझना है। प्रोड्यूसर नाम से जाहिर है, जो प्रोड्यूस करता है, सही है, जो खुराक अपनी खुद बनाता है। प्रोड्यूसर क्या है, प्लांट्स है। पीछे हम पढ़ के आ गए हैं कि प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं, सही है। उनके अंदर ही पूरा सिस्टम है। लीफ, उनकी लीफ जो पत्ता होता है उसमें खुराक बनने का सिस्टम होता है, सही है। वो ग्रीन होता है कलर में, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ये डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखें, प्लांट्स अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनको प्रोड्यूसर कहते हैं।
कंज्यूमर का मतलब वो है, नाम से ज़ाहिर है, कंज्यूम करने वाला, जो खुराक इस्तेमाल करता है। सही है। खुराक कौन? प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं उनको कौन इस्तेमाल करते हैं? उनको या एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं या ह्यूमंस, हम इंसान इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या हैं? कंज्यूमर हैं, हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सही है। तीसरा क्या है? डिकम्पोजर। अब इंसान या एनिमल या प्लांट से हट के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिविंग हैं, उसको उसने डिकम्पोजर में डाला है। वो कौन सी हैं? बैक्टीरिया एंड फंजाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। बैक्टीरिया और फंजाई ना कंज्यूमर में आते हैं, ना प्लांट्स में या प्रोड्यूसर में आते हैं। किस में आते हैं? डिकम्पोजर में आते हैं। और डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? कि ब्रेक डाउन करते हैं वो डेड बॉडीज को। प्लांट्स और एनिमल्स और प्लांट्स की जो डेड बॉडीज होती हैं, प्लांट्स पौधे जब मुरझा जाते हैं या जानवर जब मर जाते हैं, उनकी डेड बॉडीज को डिकम्पोजिशन का अमल होता है। बैक्टीरिया, जरासीम और फंजाई उनको डिकम्पोज करते हैं। सही है। इसलिए इसको हम कहते हैं डिकम्पोजर। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में, फिलहाल आपने यहाँ तक ही इसको याद रखना है। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? वो ये है कि सन जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है इकोसिस्टम में। ये आपने याद रखना है। सही है। इकोसिस्टम में हमने पढ़ा है कि बहुत सी चीजें हैं, सन है, लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, लेकिन सन जो है वो मेन सोर्स है। सही है। अच्छा, उसके बाद इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो फूड चेन। फूड चेन आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा। फूड चेन का मतलब ये है कि जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया है कि प्लांट्स जो है वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, एनिमल्स और इंसान अपनी खुराक जो है वो किसी से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। सही है। तो वो कंज्यूमर बन जाते हैं। सही है। और इसी तरह मुख्तलिफ एनिमल्स हैं जिनको आगे दूसरे एनिमल्स खाते हैं। सही है। या इंसान खाते हैं, जिस तरह हम खाते हैं, हम प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। सही है। इसी तरह मुख्तलिफ जानवर होते हैं जिनको दूसरे जानवर खाते हैं। तो ये पूरा जो फूड चेन है, खुराक का पूरा निज़ाम अल्लाह ताला ने रखा है, इसको कहते हैं फूड चेन। सही है। ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, फूड चेन में तीन किस्म की चेन्स हैं। सही है। वो क्या है? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। ये क्या चीज़ें हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंफ्यूज बुला सकते हैं। सही है। हर्बीवोर्स जैसे कि नाम से जाहिर है। सही है। हर्बीवोर्स, हर्ब का लफ्ज हम पीछे पढ़ के पिछले चैप्टर में हमने जो है वो हर्ब और श्रब्स एक जगह आया था कि हर्ब्स और श्रब्स जो हैं वो भी फ्लावरिंग प्लांट हो सकते हैं। आपने देखा होगा हर्ब्स कहते हैं जड़ी बूटियां। सही है। हर्ब्स और श्रब्स, तो हर्ब्स और श्रब्स जो हैं वो जड़ी बूटियां होती हैं, उन पे भी फूल उगता है, वो भी फ्लावरिंग प्लांट में आते हैं। सही है। ये चीज़ हमसे पिछले चैप्टर से शायद रह गई थी, आप दोबारा इसको नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे हर्बीवोर्स, हर्ब से निकले हैं जड़ी बूटियां, तो हर्बीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। सही है। हर्ब्स को खाते हैं या प्लांट्स से, ये हर्बीवोर्स कहते हैं। अब प्लांट्स को कौन कौन खाता है? प्लांट्स को ये जितने भी जानवर हैं ये सारे प्लांट्स को खाते हैं। सही है। इसलिए इनको हर्बीवोर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे रैबिट, खरगोश, काऊ, गाय, गोट, बकरी और डियर। सही है। ये जितने भी जानवर हैं ये सारे हर्बीवोर्स हैं, क्योंकि ये पौधे खाते हैं, या इनको अपने लफ्जों में सब्जी खोर भी कह सकते हैं। और इंसान भी हर्बीवोर्स में आते हैं। सही है। ओमनीवोर्स क्या है? सॉरी, उससे पहले हम कॉर्निवोर्स देखते हैं। कॉर्निवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ गोश्त खाते हैं। वो जानवर जो सिर्फ गोश्त खाते हैं। मिसाल के तौर पे टाइगर। सही है। टाइगर या लाइन, शेर या चीता, शार्क, बड़ी मछली होती है। सही है। शार्क ये भी गोश्त खाती है, इसलिए कॉर्निवोर्स। कॉर्नी का लफ्ज है गोश्त से निकले, जिस तरह हाथी का लफ्ज, हाथ का लफ्ज जो है वो प्लांट से निकला है। कॉर्नी का जो लफ्ज है वो कॉर्निवोर्स का लफ्ज गोश्त से निकला है। सही है। ये सारे गोश्त खाने वाले जानवर हैं। सही है। इसमें से पूछ सकते हैं, टाइगर है, लाइन है, शार्क है, क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है। ये आप याद रखते हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, ये गोश्त खाते हैं। अब इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ओमनीवोर्स है। ओमनीवोर्स क्या चीज है? जो प्लांट्स भी खाए और गोश्त भी खाए। ओमनी का मतलब है कि म्यूचुअल कह लें या दोनों, यानी कि सही है, ड्यूअल कह लें। अब कौन सी ऐसी चीजें जो प्लांट्स भी खाती हैं और गोश्त भी खाती हैं, जो गोश्त खोर भी हैं और सब्जी खोर भी हैं? सबसे पहले इंसान। हम जो है वो, ठीक है, हम पौधे खाते हैं, हर्बीवोर्स भी हैं, गोश्त खाते हैं, कार्निवोर्स भी हैं, लेकिन इंसान को ओमनीवोर्स वाली कैटेगरी में डालना है, दोनों खाते हैं। सही है। इसके अलावा ह्यूमंस के अलावा कुछ चीजें हैं जो गोश्त भी खाती हैं और पौधे भी खाती हैं। ये आपने याद रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कवा, क्रो,
क्रो आपने गोश्त खाता हुआ देखा होगा, शायद पौधे खाता हुआ कभी नहीं देखा होगा। ये चीज ला सकते हैं आपने। कभी को ओमनीवोर्स में रखते हैं, ये नो आप कहें कि गोश्त खाते हैं सिर्फ ओमनीवोर्स में रखते हैं। हैन मुर्गी जो है वो भी गोश्त भी खाती है, पौधे भी खाती है। इसके अलावा कौन कौन से हैं? बियर, सही है। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, सही है। खासतौर पर ओमनीवोर्स वाला, सही है। ये अपने पास नोट भी कर लें, इसको देख भी लें। अच्छा, उसके बाद देखें, ये फूड चेन हमने पढ़ा था, प्लांट है, पौधा है, इसको ग्रास ऊपर ने खा लिया, ग्रास ऊपर को रेट ने खा लिया, रेट को उल्लू ने खा लिया, सही है। आउल ने खा लिया, तो ये पूरा फूड शीशे के लिए रखिए, सही है। इसमें तीन तरह के लिंक्स बनते हैं। पहला प्रोड्यूसर या प्लांट है, दूसरा हर्बीवोर्स है या कंज्यूमर, पौधे खाने वाला, या कंज्यूमर, सही है, ऊपर हमने पढ़ लिया। तीसरा कार्निवोर्स है। ये तीन तरह के लिंक्स हैं, सही है, फूड चेन के। ये भी आपने याद रखने हैं। आखिरी चीज जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो प्रीडेटर और प्रे का रिलेशन। प्रीडेटर उस चीज को कहते हैं जो शिकारी, जो शिकार करता है। प्रे कहते हैं शिकार होने वाली चीज, सही है। और रिलेशनशिप, इसका जो रिलेशनशिप है उसको प्रीडेशन कहते हैं। मिसाल तौर पे इंसान ने शिकार कर लिया कोई जानवर, वो प्रीडेटर है, वो प्रे है। और प्रीडेटर इंसान हो गया, और इनका रिलेशन जो है वो प्रीडेशन है, सही है। इंसानों में भी हो सकते हैं, जानवरों में भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कुछ चीजें बहुत आसान है इसमें, सही है। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैं निकाल के बीच में से आपको बताई हैं, सही है। हम इकोसिस्टम को कैसे बचा सकते हैं, ये बहुत आसान चीजें हैं, सही है। ट्री प्लांटेशन करके, अवेयरनेस, शऊर पैदा करके, इस हवाले से, सही है। अच्छा, इस इसमें की पॉइंट्स आपने देखने हैं पिछली बार की तरह, और एक्सरसाइज लाजमी देखनी है, सही है। दूसरा चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, सही है। उसके बाद तीसरा चैप्टर जो है वो भी बहुत आसान है। वो जो है जल्दी जल्दी ये भी देख लेते हैं इस लेक्चर में। तीसरा चैप्टर जो है वो ह्यूमन हेल्थ के वाले से, इंसानी सेहत के वाले से है। बहुत आसान चैप्टर है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं वो आप नोट कर लें, मैं आपको बताता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना है ह्यूमन बॉडी का। नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकते हैं, सेंटीग्रेड में पूछ सकते हैं। आपने जो है वो ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो फ़ारेनहाइट में ही करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा अक्सर हम कहते हैं 101 का बुखार है। जब 98 से ऊपर बात चली जाती है तो वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाते हैं, सही है। अच्छा, और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, इसमें उसने कंटेजियस और नॉन कंटेजियस डिजीज का फर्क बताया आपको। कंटेजियस डिजीज वो होती हैं जो एक से दूसरे को लग सकती हैं, सही है। मिसाल के तौर पे कंटेजियस डिजीजेस कौन सी हैं, नॉन कंटेजियस कौन सी हैं, वो हम आगे पढ़ रहे हैं। नॉन कंटेजियस डिजीजेस वो हैं जो एक से दूसरे को नहीं लग सकती, ट्रांसमिट नहीं हो सकती। नॉन कंटेजियस में सिर्फ दो डिजीजेस हैं जो उसने बताई हैं। एक कैंसर है, आपको पता है कैंसर दूसरे को नहीं लग सकता एक से। डायबिटीज है, शुगर नहीं लग सकता। इसके अलावा जितनी डिजीजेस हैं जो उसने बताई हैं, सही है, सारी ऊपर वो कंटेजियस डिजीजेज हैं। चाहे वो फीवर है, चाहे वो फ्लू है, कफिंग है, खांसी है, जुकाम है, सही है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो वायरस से, जिस तरह कोरोना वायरस है, वायरस से पैदा होने वाली। बाकी अब आगे हम ये पढ़ेंगे कि वायरस वाली डिजीजेज कौन सी हैं और बैक्टीरिया से कौन सी लगती हैं, वो आगे है। लेकिन फिर अब आपने याद रखने के ये डिजीजेज कुछ जो है कंटेजियस हैं, जो एक से दूसरे को लगती हैं, जो नहीं लग सकती वो नॉन कंटेजियस हैं। बाकी इसमें बहुत आसान चीजें उसने बताया कि हम कैसे फ्लू और इन चीजों से बच सकते हैं, मास्क पहन के, वैक्सीनेशन करके। ये तो जो है बड़ी चीजें हैं इसमें। आगे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, गुड हेल्थ रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अपनी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, क्लीन वाटर पीना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, दांत ब्रश करने चाहिए, इनफ स्लीप, मुकम्मल नींद लेनी चाहिए, सही है। ये बहुत आसान आसान चीज़ें हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप नोट कर लें। इसने फूड को जो है वो चार टाइप्स में डिवाइड किया है। फूड को क्या क्या चार टाइप्स हैं? ग्रेन्स, अनाज, सही है। पहला है, पहला डेयरी प्रोडक्ट है, सही है। पहला डेयरी प्रोडक्ट है, दूध से बनने वाली जितनी भी चीजें हैं, बटर है, चीज है, योगर्ट है, वो डेयरी ग्रुप है। ग्रेन ग्रुप वो है जो व्हीट, राइस, बार्ले, सही है। अनाज आप कह लें इसको, अनाज। तीसरा मीट या प्रोटीन का नाम दिया उसने, मटन, फिश, चिकन, इन सब में प्रोटीन होते हैं। चौथा फ्रूट और वेजिटेबल। उसने चार इसमें डिवाइड किया। आपसे पूछ सकता है कि फूड कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, तो ये चार है, सही है। बाकी आपको पता है डेयरी कौन से हैं, अनाज कौन से हैं, मीट और फ्रूट का फर्क, सही है। आखिरी चीज इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर भी हमारा बहुत शार्ट सा चैप्टर है, और इसमें जो है वो बहुत आसान आसान चीजें हैं, सही है। आखिरी चीज जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो हमारी बॉडी में पानी की मकदार कितनी होती है, सही है। हमारी बॉडी में पानी की मकदार कितनी होती है, आप अपने पास नोट कर लें। पानी की मकदार हमारी बॉडी में 60% होती है, सही है।
60% ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से ला सकते हैं, नीचे पूछ सकते हैं 60%, 70%, 80%, आपने 60 करना है। ये चैप्टर यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ें खत्म होगी। बाकी बहुत आसान चीज़ें ये आगे भी हम पढ़ते रहेंगे। बॉइलिंग जो है वो क्या होता है, यानी पानी को अच्छा बनाने के लिए हम उसको या बॉईल कर सकते हैं जरासीम खत्म करने के लिए, या फिल्टर कर सकते हैं। सही है, दो ही प्रोसेस है पानी को साफ करने के लिए। ये की पॉइंट्स हैं, आप देख लें, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हम कवर करके आए हैं वही इसमें आपको मिलेंगी। और आखिर में एक्सरसाइज है। सही है, यहाँ पे हमारा तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे फोर्थ की साइंस हमारी खत्म हो जाए, क्योंकि पहले तीन चैप्टर जो बायो के हैं वो थोड़े लेंथी भी होते हैं, मुश्किल होते हैं। आगे यहाँ से आगे आपका फिजिक्स शुरू हो जाएगा ज़्यादातर। सही है, ये चैप्टर बहुत आसान आसान है, इससे आगे जितने भी आएंगे। सही है, तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको फोर्थ को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखें, तीन चैप्टर मैंने आपको सिर्फ 35 मिनट में या 30 मिनट में करा दिए हैं। अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल के आप पास पेपर उठा के देखेंगे, यही चीज़ें आपको मिलेंगी। आप कोई भी पेपर उठा के देखेंगे पुराना, यही चीज़ें मिलेंगी। आपका पेपर बनेगा भी इनसे। ये तीन चैप्टर आप पढ़ते तो आपके शायद दो दो तीन दिन लग जाते एक एक चीज़ आप पढ़ते। देखेंगे तकरीबन हमने यहाँ पे 50 के करीब पेजेस कर लिए होंगे, 42 पेजेस। तो बहरहाल ये 35-40 मिनट में आपका हो गया। अब आपने कोशिश करें हार्ड में बुक रखें, साथ लेक्चर रखें, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहीं कि सॉफ्ट में बुक आपने लाजमी रखनी है, मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा। सही है, सॉफ्ट वाली बुक बहुत लाजमी है। उससे बुक से आपको चीज़ें मजीद सीखने में आसानी होगी। फिर हम इसमें से इंशाल्लाह टेस्ट भी बनाएंगे, असाइनमेंट भी आपको मिलेगी, एक्सरसाइज भी करेंगे। सही है, उससे चीज़ें आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी। साइंस इंशाल्लाह हमारा 8 से 10 लेक्चर में सारा मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश और मैथ का कोर्स जो है वो बहुत शार्ट है। सही है, अब साइंस देखें, हम एक एक चीज़ पढ़नी पड़ती है। ये पीछे मैं पूरा चैप्टर पढ़ के आया हूँ, एक एक चीज़ पढ़ के आया हूँ। ये नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ लें, एक्सरसाइज से आपका काम नहीं बनेगा। सही है, लेकिन इंग्लिश में ग्रामर आती है और मैथ में एक्सरसाइज या एग्जांपल्स आती हैं, वो बहुत आसान है, वो हम 2-3 दिन में कवर करेंगे। इस तरह हम पूरा कोर्स जो है वो मैंने कल भी बताया था 20 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह 20 रमज़ान तक, या फिर जो डेट है 17 मार्च, उसके आसपास हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। सही है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आई वो मैं आपको जो है इसके लिए आपने बुक्स लाजमी रखनी है, बुक में भी नोट करनी है चीज़ें।